अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में विद आंसर के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। एक नजर हम पहले अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको दिया गया है, ये जान लेने के बाद एग्जाम में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही लगेगा कि भाई ये तो सुना सुना क्वेश्चन, भाई ये तो मैं देख कर आया हूं, और आप उसको बनाकर लिख पाओगे चाहे आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स दिए गए हैं और 5 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स। दैट मीन्स राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं। जैसे आज हम देखते हैं धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जो नेता करते हैं, मसल्स पावर, मनी पावर्स एंड मर्डर्स, किडनैपिंग, ये सब पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो है सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला एक ऐसा साधन, समस्याओं का समाधान करने का एक ऐसा जरिया जो सोसाइटी में शांति बनाता है। बट जहां पे शांति नहीं है वहां पे वॉर है, और वॉर की कंडीशन में पॉलिटिक्स हो नहीं सकता। और आपके एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन उठ कर आने वाला है फर्स्ट यूनिट से, राजनीति क्या है और राजनीति का सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब ये राजनीति का सैद्धांतिकरण दैट मीन्स थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, इसका मतलब क्या होता है? सैद्धांतिकरण का मतलब होता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, और जब तक उसका हमें आउटकम निकल कर नहीं आ जाता, कोई ऐसा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल जाता, जब तक ये रिसर्च या लोगों के व्यूज आते रहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यही सब मिलाकर वो थॉट्स बन जाता है, जिसको हम थ्योरी कहते हैं। अब ये सिद्धांतिकरण क्या है ये हम आगे समझने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आता है। जो सेकेंड यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, यानी कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसमें कौन कौन से अप्रोच है? सबसे पहला है मानक, जिसको नॉर्मेटिव भी कहा जाता है, एंड दूसरा है ऐतिहासिक, जिसको हिस्टोरिकल कहा जाता है, एंड अनुभवजन का मतलब होता है एम्पिरिकल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मानक मतलब मान लो, जो ये बात कहता हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जो चाहिए वर्ड यूज करता है अपने थ्योरी के अंदर, और आज के सोसाइटी में जो लॉज, पॉलिसी, सिस्टम एग्जिस्ट करती है, ये उससे खुश नहीं होता। ये बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई, गलत सिस्टम है, हम ऐसा देखना चाहते हैं। इसलिए मानक सिद्धांत क्या करता है? अपनी एक कल्पना करते हुए एक आइडियल सोसाइटी देता है, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने दिया है, रूसो ने दिया है, होब्स ने दिया है, कई सारे लोगों ने दिया है जो फिलोसफर होते हैं। आज के जो भी पॉलिसीज वगैरह है उसमें हिस्ट्री को देखा जाता है, उनसे कंपैरिजन किया जाता है, और हिस्टोरिकल इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, इनकी चर्चा की जाती है। और अनुभवजन में क्या होता है? मानक का ठीक अपोजिट आया 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है। इसकी ये आलोचना करता है, ये बोलता है कि भाई फ्यूचर की क्या बात करो, पहले हमें प्रेजेंट की भी तो बात करनी चाहिए ना। इसलिए ये बात करता है प्रैक्टिकल की, क्या होना चाहिए इसकी नहीं, क्या हो रहा है पहले इसकी बात करो, कोई कमी है तो सुधार करो। तो क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, और जितने भी सुझाव है इन सबको मिलाकर बनता है एक एम्पिरिकल अप्रोच। ये हमारा सेकंड यूनिट। जो थर्ड यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत के ट्रेडिशन, परंपरा, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अलग अलग लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी दी है, और उसी को मिलाकर जो आइडियोलॉजी बनी है, जो ये कहते हैं कि स्टेट को क्या काम करना चाहिए, लोगों को राइट्स कैसे मिलना चाहिए, इसके ऊपर ये अपने विचार देते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे कोई कहता है भाई कि मम्मी पापा देखो मुझे रोक टोक मत करो, मैं जो मन चाहे मैं करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी। तो जो मम्मी पापा की रोक टोक का समर्थन नहीं करता वो कहलाता है लिबरलिज्म। और मम्मी पापा यहाँ पे है स्टेट, जो ये कहता है कि स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए, बाकी पब्लिक को छोड़ देना चाहिए, वो अपना काम खुद कर लेगी। स्टेट का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, बाहर से कोई अटैक ना कर दे, बस बाकी लोग अपना काम खुद कर लेंगे। तो इसलिए अब एक नई थ्योरी आ गई, एक नई आइडियोलॉजी आ गई, जो ये क्या कहती है? मार्क्सवाद। ये दिया है कार्ल मार्क्स ने, कि ये कहता है कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, वरना अमीर अमीर हो जाएंगे, गरीब गरीब हो जाएंगे। और ये पूंजीपति लोग जो कैपिटलिस्ट है, ये जो बुर्जुआ क्लासेस है, जिनको हम लेबर क्लास, फार्मर्स क्लास कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं पॉलिटिकल के अंदर, इनका बहुत शोषण करते हैं कैपिटलिस्ट लोग। तो जितने भी शोषण करने वाले हैं कैपिटलिस्ट लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, इनको खत्म कर दो, पूंजीपति को खत्म कर दो, और स्टेट के ऊपर लेबर्स और फार्मर्स की सरकार बना दो, ये अपना शासन खुद चलाएंगे। तो जो मार्क्सवाद है, इसके 2 प्रिंसिपल है। एक है क्लासलेस, ये चाहता है कि सोसाइटी में कोई क्लास ना हो, अमीर और गरीब की सब इक्वल हो, अमीर बना गरीब का शोषण करेंगे। और दूसरा चाहता है स्टेटलेस, दैट मींस स्टेट के ऊपर अमीरों का अधिकार होता है। यानी गवर्नमेंट किसके साथ मिली होती है? अमीरों के साथ। भाई वो तो उसी कंधे में कंधे मिला के चलती है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग उनको टैक्स देते हैं, चुनाव के अंदर फंड देते हैं,
इलेक्शन लड़वाने में उनकी हेल्प करते हैं। इसलिए अमीर और देश की सरकार ये दोनों लोग एक आपस में मिल जाते हैं और देश के गरीबों का खून चूसते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि स्टेट को खत्म कर दो, सरकार जो पूंजीपतियों की है, अमीरों को इसको खत्म करो, उनका रिसोर्सेस लूटो और सब में बांट दो इक्वली तरीके से। इसलिए कार्ल मार्क्स आता है क्लासलेस, जहां पे कोई वर्ग ना हो, और स्टेटलेस, जहां पे कोई राज्य ना हो, अपना शासन लोग खुद चलाएंगे। एंड नेक्स्ट है अराजकता। अराजकता आ मतलब होता है नहीं और राज मतलब होता है राज्य। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, ये राज्य की एक्टिविटी का समर्थन नहीं करता। लेकिन कार्ल मार्क्स और अराजकतावाद में कुछ डिफरेंस है, ये हम आगे जानेंगे। एंड इसके बाद है रूढ़िवाद। ये बोलता है कि आज कोई नया कानून मत बनाओ भाई, नए नए कानून बनाते जा रहे हो, एडवांस करते जा रहे हो सोसाइटी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज जो कानून बना के गए हैं, जो कस्टम बना के गए हैं, जो रीति रिवाज बना के गए हैं, वो बिल्कुल सही है। तो हमें कोई नए चेंजेस नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अचानक चेंजेस के विरोध में है। ये बोलते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस हो बहुत धीरे धीरे, जो हजारों साल परंपराएं चले आ रही है हमें उनको फॉलो करते हुए सोसाइटी को चलाना चाहिए। तो ये हो गया रूढ़िवादी, आएंगे कंजर्वेटिज्म। तो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म, ये चार इसके परंपराएं हैं कह लो। आप इसके टाइप्स भी कह सकते हो या आप इसको भी एक आइडियोलॉजी कह सकते हो जो आपके एग्जाम में आता है। तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन चारों से एक एक आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई लॉन्ग में आएगा और कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद है फोर्थ यूनिट, राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण नारीवाद और आधुनिकवाद। जैसे हमने ये सारे दृष्टिकोण देखे ना अभी, ऐसे ही एक और दृष्टिकोण है, वो है फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो फेमिनिज्म क्या करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। यह बोलता है कि जो पुरुषों को राइट्स मिल रहा है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। पेट्रियार्कल सिस्टम जो है उसका एंड कर दो भाई, पिता की संपत्ति, पिता की प्रॉपर्टी पे सारे बेटों का अधिकार होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं का भी अधिकार हो, बेटी को भी उतने राइट्स मिले। तो ये इक्वालिटी की बात करते हैं फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया भाई, आज के टाइम पे जो एडवांसमेंट आई है ये उसकी बात करते हैं, इसको भी देखेंगे हम। एंड जो फिफ्थ यूनिट है वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। हमारे कुछ राजनीतिक दायित्व है, राजनीति के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्या क्या चीजें, सरकार आपको कहती है कि भाई नोटबंदी हो गए, आप जाके फटाफट लाइन में लग जाते हो नोट चेंज करवाने के लिए, तो हम सरकार की बात क्यों मानते हैं, सरकार के पास ये पावर्स कहां से आई है, ये सब हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो कि टोटल 5 यूनिट्स है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैंने इन सभी टॉपिक्स को अपने लाइव क्लास में पहले ही खत्म करवा दिया है। अगर आपने मेरी इन सभी प्लेलिस्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो इनको एक एक करके जरूर देख लेना, क्योंकि अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। जो इस साल जो नए क्वेश्चंस 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन जो पेपर आया हुआ है, मैं जल्दी से एक बार आपको उसका फॉर्मेट बता देता हूं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही समझाया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा ना समझाकर इससे अच्छा है मैं कोई नया सब्जेक्ट समझा दूंगा। एक बार मैं क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि फॉर्मेट समझ जाओ, और इनकी प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, एक एक करके इन वीडियोस को आपको देख लेना है, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कईयों ने तो पहले से ही देख रखी है और अब आपकी बारी है। तब हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति क्या है? राजनीति के सैद्धांतिकरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। यानी कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस द डिफरेंस टू थियोराइजिंग द पॉलिटिकल। आपको इसमें यह बताना है कि राजनीति का मतलब क्या होता है। इसके बाद आपको बताना है कि राजनीति का सैद्धांतिकरण कैसे किया जाता है, यानी कि थियोराइजिंग का मतलब क्या होता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, दैट मीन्स राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति 2 वर्ड से मिला है, राज प्लस नीति, यानी कि इसका मतलब हुआ राज्य के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, एक स्टेट के द्वारा स्टेट को चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, इसी को हम राजनीति कहते हैं। लेकिन स्टेट पॉलिसी क्यों बनाती है, कब बनाती है? जब कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, यानी कह सकते हो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। तो आप यूं कह लो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य के द्वारा बनाई गई नीति को राजनीति के नाम से हम जानते हैं। अब इसको लेकर अलग अलग थिंकर्स के द्वारा डेफिनेशन भी दी गई है, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस टॉपिक का। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी उसको जरूर देख लेना। देखो जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये ग्रीक के पोलिस वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है ग्रीस में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है, और ये कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा। तो एरिस्टोटल को ही पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। जैसे कि स्टेट जो एक्टिविटीज करता है, स्टेट के एक्टिविटीज सरकार करती है, क्योंकि स्टेट तो इनविजिबल है, स्टेट के नाम पे तो सरकार कर रही होती है, और इसके लिए कई सारे असंख्य सरकारी कर्मचारी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इन सबके द्वारा मिलकर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। अब दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे वायलेंस ना होता हो, जहां पे प्रॉब्लम्स ना हो, और जहां भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन
पॉलिटिक्स से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर बातचीत होती है, बातचीत के माध्यम से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ना कि खून खराबे से या युद्ध कर कर। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है ये अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। जैसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स शासन की एक कला है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, ये कहा गया डेविड स्टन के द्वारा। तो डेविड स्टन ने क्या कहा कि जो पॉलिटिक्स है ये एक शासन करने का कला है, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है, इन्होंने बताया ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी संसाधन हैं इनको बांटने की एक कला जो है वो पॉलिटिक्स है। यानी कि सोसाइटी में जो सीमित संसाधन हैं उनका बंटवारा करना ही राजनीति कहलाता है। अब ये डेविड स्टन कह रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है डेविड स्टन, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बताता हूं आपको वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज, दैट मीन संसाधन। संसाधन का मतलब चाहे पैसा, धन, दौलत, या सरकार जो राशन बांटती है, वो सब कुछ जो रिसोर्सेज एक लोगों को चाहिए, तो हो गया वैल्यूज। इसके बाद है यहाँ पे एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? एक अथॉरिटी, जिसको हम स्टेट कहेंगे, जिसके पास फोर्स पावर है, पुलिस का डंडा है भाई, जो सरकार कहेगी वो मानना पड़ता है, क्योंकि सरकार को जनता ने बनाया है, जनता ने अपनी सहमति दी है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा या स्टेट के द्वारा जो रिसोर्सेज है, और ये हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना ही राजनीति कहलाता है, ये कहा डेविड स्टन ने। एंड इसके बाद आता है लोक क्रियाओं का संचालन करना, यानी कि दो तरह के काम होते हैं, होता है प्राइवेट काम, एक होता है पब्लिक वर्क। तो जो प्राइवेट काम होता है एक इंसान का, उसमें कोई इंटरफेयर मत करो, लेकिन जो पब्लिक वर्क है, मान लो मेरे काम से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस काम में स्टेट इंटरफेयर करेगी। यह बात कहा अन्ना हारेंट ने, और प्लेटो ने भी ये बात कही। तो इस तरीके से जो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया पॉलिटिक्स का, ये यहाँ पे बर्नार्ड ग्रीक के द्वारा भी कहा गया। इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिक्स का सीधा मतलब है जहां पे भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विवाद हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें सहयोग कर कर एग्रीमेंट करवाना, उनको कॉम्प्रोमाइज करना, यानी कि समस्याओं का समाधान करना ही राजनीति कहलाता है। अगर जहां पे समस्या है और वो समस्या वॉर का रूप ले ले, तो वहां पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स का मतलब वो नहीं है जो आज हम नेताओं को करते हुए देखते हैं, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, मसल्स पावर, मनी पावर, खून, हत्या एंड पावर्स के लिए किसी को ही मार देना। पॉलिटिक्स ये नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स ये जरूर है कि शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर, हमें अपनी पावर्स को बढ़ाना है। सभी लोग चाहते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाना, अपने स्टेटस को बढ़ाना, पोस्ट चाहते हैं वो, लेकिन पॉलिटिक्स वहीं पे काम आता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करके हम सहयोग यानी कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाए और फाइनली एग्रीमेंट करवाए, यानी कॉम्प्रोमाइज करवाए। इसलिए कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो पावर है, यानी शक्ति के लिए संघर्ष। चाहे दुनिया में जितने भी स्टेट, जितने भी देश है, वो सब शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि 1914 और 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वो भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए ही हुआ। 1939 से 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, वो भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए ही हुआ। कौन सबसे दुनिया में शक्तिशाली है, ये दिखाने के लिए। अमेरिका ने दिखाया भी भाई, उसने एटम बम जब जापान पे उसने गिराया। तो इसके बाद 1945 से लेकर जब 1991 तक कोल्ड वॉर चला, तो ये भी क्या था? एक स्ट्रगल फॉर पावर ही था। जब यूएसएसआर और यूएसए स्ट्रगल फॉर पावर कर रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की जब होड़ लगा रहे थे। तो इन सब से मेरा मकसद एक ही आपको समझाना है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल फॉर पावर। अब इसको लेकर अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जैसे गार्डनर ने क्या कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य से ही आराम होता है और राज्य पे ही खत्म हो जाता है। यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर या राजनीति के अंदर राज्य के बारे में बात की जाती है, स्टेट कैसे वर्क करता है, स्टेट की क्या क्या पॉलिसीज होती है, स्टेट के क्या ऑर्गन है, स्टेट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से स्टेट किनको मिलाकर बना हुआ है, इन सब की बात की जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट किनको मिलाकर बनता है। स्टेट बनता है लैंड, पीपल यानी कि लोग, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, फोर्थ है सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है एक सरकार की शक्ति, एक इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से वो बिल्कुल आजाद हो, वो किसी के दबाव में ना हो। तो इन चारों को मिलाकर बनता है एक स्टेट। एंड इसके बाद है गैटल। गैटल क्या कहता है कि स्टेट का जो पास्ट है, स्टेट का जो प्रेजेंट है और स्टेट का जो फ्यूचर है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसका अध्ययन करना राजनीति कहलाता है। यानी कि राजनीति के अंदर हम राज्य और राज्य की सरकारों की बात करते हैं, ये कह रहा है गैटल। एंड इसके बाद अन्ना हरेंट के बारे में अभी आपको मैंने बताया ही। अन्ना हरेंट ने क्या कहा है यहाँ पे, तो जहां पे भी समस्या है, उस समस्या का समाधान हिंसा के द्वारा ना हो, वायलेंस के द्वारा ना हो, उस समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा समझा बुझाकर जब किया जाता है, तो इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये बात अन्ना हरेंट एक लेडी है, इन्होंने अपनी बुक द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय दशा का विवेचन 1959 में किया है। थिंकर के नेम एंड, और ये बुक कब आई है, इस बुक का सन भी बताना, आपको ईयर भी बताना है, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एंड डेविड स्टन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो राजनीति का संबंध है वो मूल्यों मतलब रिसोर्सेज के अधिकार के आधिकारिक आवंटन, आधिकारिक मतलब स्टेट जिनके पास अधिकार है डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनको सॉल्व करता है, यही राजनीति कहलाता है। तो ये हमारा पॉलिटिक्स था। अब हम बात करते हैं राजनीति का सिद्धांतीकरण, दैट मीन्स थियोराइजिंग द पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या होता है?
देखो अभी हमने ये समझा राजनीति का मतलब क्या होता है, जब राज्य के द्वारा जो नीति बनाई जाती है या जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अंदर, उन कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए काम किया जाता है, यानी कि समस्याओं का समाधान करना ही राजनीति है। अब सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं तो हर दिन कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम सामने आएगी, तो उन प्रॉब्लम्स पे अलग अलग लोग अपने विचार देते हैं, और जब तक कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल जाता, ऐसा कोई आउटकम निकल कर नहीं आ जाता, जब तक उसके ऊपर लोग अपने विचार देते रहते हैं, यानी खोज हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, ये चलता रहता है, यानी कि लोगों के आइडियाज और वैल्यूज को मिलाकर सैद्धांतिकरण बनता है। और जो सिद्धांत है ये 2 वर्ड से मिलाकर बना हुआ है। पहला है थ्योरिया, इसका मतलब होता है जो घटना हमारे आसपास घट रही है, जैसे मान लो किसी को कोई अनटचेबिलिटी का शिकार करते हुए छुआछूत जैसी बीमारी भारत के अंदर रही है, छोटी जात ऊंची जात ऐसे कर रहा हो, कोई स्टेट के द्वारा कोई ऐसी कानून बनाई जा रही हो जो देश की जनता के लिए सही नहीं है, वो देश की जनता के ऊपर अत्याचार हो सकता है, यानी कि सरकार का डिक्टेटरशिप कह सकते हो आप, यानी कोई ऐसा कानून जो स्टेट पर रहने वाले लोगों से जुड़ा हो और इन्हीं के बीच में कोई घटना घटी हो। तो जो घटना घटी है हमारे आसपास, जो भी इंसिडेंट हुआ है पॉलिटिकल इंसिडेंट, बस उसको कहते हैं थ्योरिया, और इसी थ्योरिया को कहा जाता है सैद्धांतिकरण, यानी कि थ्योराइजिंग। अब इसके बाद जो सेकंड वर्ड आता है वो है थ्योरमा। थ्योरमा का मतलब होता है वह निष्कर्ष जो थ्योरिया के बाद निकला है, क्योंकि थ्योरिया के अंदर सिर्फ घटना घटा है, अब घटना घटने के बाद जो आउटकम निकल कर आया, अब मान लो किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके ही घर में उसके ही फैमिली के द्वारा उसको सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसे में जब वुमेन राइट्स है उसके तहत वो केस करवा सकती है। तो थ्योरिया क्या हुआ, जो घटना घटी है उसके फैमिली के द्वारा उसको टॉर्चर किया गया, सताया गया, डोमेस्टिक वायलेंस का। अब इसका आउटकम क्या निकला, अगर उस महिला को पीटा गया है, उसके कौन कौन से राइट्स का वायलेंस किया गया है, इन सभी की जो बातें की जाती है, तो जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसको कहा जाता है थ्योरमा, यानी कि कंक्लूजन जो निकल कर आया। तो थ्योरिया बताता है कि घटना क्या घटी, और उसी घटना को कहा जाता है सैद्धांतिकरण, यानी कि जब जो घटना घटी है उस घटना पे जब अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के जब विचार आते हैं और उन सभी विचारों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो बनता है सैद्धांतिकरण, यानी कि अब वो एक सिद्धांत बन जाता है। हम सिद्धांत देते हैं जैसे कि इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, ये सब एक सिद्धांत है, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अपने थॉट्स दिए हुए हैं। आज तक डेमोक्रेसी के लिए कई सारे लोगों ने अपने विचार दिए, लेकिन जब अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, यानी कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, भाई हाँ जी। इससे पहले तो कई सारे डेफिनेशन दिए गए, और ऐसा नहीं कि आज डेफिनेशन नहीं दी जा रहे, तो अलग अलग लोग अपने विचार देते हैं इसके अंदर, तो सभी लोग अपना विचार दे रहे होते हैं, तो ये थ्योरी होता है। और जब इस थ्योरी के अंदर सभी लोग अपने विचार दे देते हैं, उन सभी घटनाओं को समझने के बाद जो थ्योरिया में हुआ है, यानी जो घटना घटी है और इसका जो कंक्लूजन निकला है, उसके अंदर वो सारी घटनाओं को समझते हैं, एंड इसके बाद जब अपने विचार देते हैं, इसको कहा जाता है सैद्धांतिकरण, यानी कि थ्योराइजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है और ये रिसर्च चलता रहता है। अब मान लो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे लोग तो अपने विचार दे ही रहे हैं, अब ये कभी तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक समस्या है जब तक लोग अपने विचार देंगे और वो एक थ्योरी बनता रहेगा। इसलिए समाप्त शब्द का नाम मतलब यानी कि नेवर से द एंड, ये इसका नारा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको सर्कल करके बता दिया। तो किसी भी घटना के बाद ये प्रक्रिया चालू होती है। तो सैद्धांतिकरण का मतलब हुआ किसी विषय या घटना को समझने का निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो पूरी घटना को हमें समझाता है, इसको कहा जाता है थ्योराइजिंग। पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज पॉलिटिक्स में आपको ये क्वेश्चन बताना ही होता है और एग्जाम के अंदर ये आता भी है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है ये। अगर मेरी आपने ये लाइव क्लास ली है तो आपने जरूर इस वीडियो के अंदर समझा होगा, मैंने व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, ये सब कुछ आपको समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में जो इस बार लास्ट ईयर में आया हुआ था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा और ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो कैसे घुमा कर देते हैं वो देखिए। क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है? यानी कि डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स? अभी आपको मैंने बताया कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, सभी स्ट्रगल फॉर पावर कर रहे हैं, शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। तो आपको ये लगता है कि राजनीति के सेंटर में सिर्फ पावर है, शक्ति है? तो बिल्कुल है। आज स्ट्रगल फॉर पावर है और शुरुआत से रही है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम देख लो और कोल्ड वॉर के टाइम देख लो, ये क्या हो रहा था दुनिया भर के अंदर, स्ट्रगल फॉर पावर ही तो हो रहा था, जिसकी वजह से कई सारे वॉर भी हुए। तो वॉर जहाँ पे होता वहाँ पे राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि जहाँ पे भी राजनीति होगी वहाँ पे समस्याओं का समाधान होगा। वॉर की कंडीशन में राजनीति हो ही नहीं सकती। तो राजनीति के केंद्र में शक्ति है और शक्ति का अध्ययन करके आपको बताना है। देखो क्वेश्चन वही है, राजनीति क्या है, बस इसको घुमाकर पावर से जोड़ दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरा इतिहास राजनीति का शक्ति का ही रहा है, क्योंकि शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। अब एक स्टेट को पावर चाहिए, लोगों को पावर चाहिए, अपने स्टेटस सिंबल को बनाना है, गवर्नमेंट को बनाना है तो पावर चाहिए, यानी सब कुछ में पावर है। तो आपको इसे लिंक करके बताना है पॉलिटिक्स का पावर से क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर भी आपको दिया जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है और वो है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता बताइए। पॉलिटिकल थ्योरी आखिर काम क्या करता है? देखो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन काम है ये आपको बताना हुआ, और कई लोगों ने इस पे अपने विचार भी दिए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर डेविल हेल्ड के द्वारा कहा
गया है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित उन सभी अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है जिनके ऊपर विचार की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। यानी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से संबंधित जितने भी अवधारणा उन पे बात की जाती है। अब राजनीति का मतलब तो हमें समझ में आ गया भाई, राजनीति का मतलब होता है जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, यानी कि राजनीति समस्याओं का समाधान करती है। ये हमें समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित, यानी कि जो राज्य में लोग रह रहे हैं उनके लाइफ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर बात करते हैं। अब पॉलिटिकल यानी कि राज्य में रह रहे हैं लोग, अब लोगों को क्या चाहिए? राज्य में रहने के नाते उनके पास सारे अधिकार हो, राइट्स के रूप में उनके पास इक्वालिटी हो, समानता हो, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी हो, डेमोक्रेटिक उनके पास राइट्स हो, राइट टू वोट हो गया, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, ये सारे इनके पास राइट्स होने चाहिए। तो इन सब के ऊपर बात की जाती है। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट का क्या रोल होता है, एंड स्टेट और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, इन सब के ऊपर बात की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ये कहना है डेविड हेल्ड का। तो अलग अलग थिंकर ने अपने व्यूज दिए हैं। एग्जाम के अंदर आपने थिंकर के व्यूज नहीं लिखे, आंसर आपका अधूरा रह जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए एक या दो थिंकर्स का नाम जरूर याद कर लेना और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है। जैसे एंड्रू हेकर यहाँ पे क्या कहते हैं कि एंड्रू हेकर का यहाँ पे कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य और अच्छे समाज और दूसरी ओर आंतरिक तथा सामाजिक वास्तविकताओं की जानकारी देता है। यानी कि पहले तो ये हमें स्टेट के बारे में बताता है और दूसरी ओर ये हमें समाज के बारे में बताता है, क्योंकि स्टेट और सोसाइटी दोनों के बीच में गहरा रिलेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको सोसाइटी नहीं चुना है, सोसाइटी नहीं बनाया है, इसलिए दोनों के बीच तो रिलेशन है। स्टेट बिना सोसाइटी चल नहीं सकती और सोसाइटी बिना स्टेट यानी गवर्नमेंट के रेगुलेट हो नहीं सकती, इसलिए जरूरी है। एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या कहते हैं यहाँ पे? राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों के बारे में बताता है। यानी पॉलिटिकल थ्योरी गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियां उसके पास है और लोगों के पास कितनी लिबर्टी है, इन सब के बारे में बताता है पॉलिटिकल थ्योरी। एंड इसके बाद जो इसकी फीचर्स है ये आपको बताना है। पहला फीचर्स क्या है? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक इंसान, एक व्यक्ति के बौद्धिक यानी जो उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि के अंदर जो विचार है एंड उसके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है वो शामिल होता है। जैसे मान लो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, तो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, अरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स। इन्होंने अपने विचार दिए हैं स्टेट के ऊपर एंड लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, आइडियल किंग के ऊपर एंड कैसे रूल करना चाहिए, इन सब के ऊपर इन्होंने विचार दिए। तो कहीं ना कहीं एक इंसान का विचार भी उसमें शामिल है और जो उन्होंने बुक्स लिखी है इन सबको शामिल किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। जॉन रोल्स के द्वारा भी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। 1971 में ये बुक आई थी। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति, समाज और इतिहास, इन तीनों की व्याख्या करता है, इन तीनों के बारे में बताता है और ये बताता है कि समाज कैसे बना है, राज्य कैसे बना है, स्टेट के क्या रोल है और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है स्टेट का चलाने का, एंड गवर्नमेंट कैसे स्टेट को रेगुलेट करती है। इन सब के बारे में बात की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो जहां पे भी पॉलिटिक्स वर्ड आता है उसका सीधा मतलब होता है राज्य और राज्य में रहने वाले लोग और राज्य के जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, उनकी शक्तियां, उनकी पावर्स और जितने भी उनके ऑर्गन्स है, जैसे जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट यानी कि देश की संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई एंड कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं। तो इन सबको शामिल किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। स्टेट और इनकी पावर्स की बात की जाती है। तो इसका एक नहीं, काफी सारे इसके फीचर्स वगैरह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लोस्की यहाँ पे कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का काम सिर्फ ये नहीं कि तथ्यों के बारे में बता दो बस, नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि हमें क्या होना चाहिए और अभी जो एग्जिस्ट करता है क्या वो सही है या नहीं है। तो इन सब के बारे में बात करता है, यानी कि प्रेजेंट की भी बात करता है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी बात करता है और बताता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए और भविष्यवाणी भी करता है। तो ये है पॉलिटिकल थ्योरी। एंड इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय, आदर्शी और अनुभव मूलक उपागम का विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालाइज नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू द पॉलिटिकल थ्योरी। आपको बताना है इसमें दो अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी के, जो बताते हैं ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या काम करता है। सबसे पहला अप्रोच है मानकीय, जिसको आदर्शी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको नॉर्मेटिव कहते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो मानकीय है, जो मान के चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और अनुभव मूलक जो ये बताता है कि एम्पिरिकल सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है हमें इस पे बात करनी चाहिए, ना कि इस पे कि क्या होना चाहिए। अब इसको लेकर हम अलग अलग पहले समझते हैं नॉर्मेटिव के बारे में कि नॉर्मेटिव क्या कहता है। नॉर्मेटिव कहता है कि सोसाइटी को नैतिकता पे जोर देना चाहिए, मोरलिटी पे, झूठ फ्रेब पे नहीं। इसलिए ये नैतिक पर्सन उठाता है, नैतिक क्वेश्चन उठाता है, नैतिक मूल्यों की दार्शनिक कल्पना करता है, यानी कि जस्ट एक इमेजिनेशन करता है। ये सोसाइटी में जो भी सिस्टम अभी एग्जिस्ट करती है ये उससे खुश नहीं होता और ये उसमें सुधार करने की बात करता है। यानी कि इनका काम होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, क्या कमी है और क्या सुधार उसमें हो सकता है। एक व्यक्ति के अच्छे जीवन से संबंधित ये एक अप्रोच है।
ये बोलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा क्या करे जिससे कि लोगों का जीवन अच्छा हो सके। और इसके अंदर हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, यानी कि आज से कई हजारों सालों पहले जब पॉलिटिकल थ्योरी का राइज हो ही रहा था, ओरिजिन के टाइम पे ही लोगों ने अपने विचार दिए हैं, तो उस टाइम के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए उन सबको पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है। जैसे प्लेटो हो गया, इसने बताया कि एक सपनों का राजा, जिसको आइडियल किंग कहते हैं, आदर्श राजा कहते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी कोई फैमिली ना हो, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो उसकी पूरी फैमिली देश की जनता ही है, और ऐसा राजा सबसे अच्छा राजा होता है। राजा को 50 साल में राजा बनना चाहिए। तो इसने एजुकेशन पे अपने व्यूज दिए एंड आइडियल किंग पे अपने व्यूज दिए, जस्टिस के ऊपर इसने अपने व्यूज दिए कि मेन मकसद क्या है जस्टिस का, इन सब के बारे में इसने बताया। तो क्लासिकल टाइम पे प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा समाज के अंदर चेंजेस लाने की बात की गई और ये कहा गया कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। तो ये चाहिए पे ज्यादा जोर देते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूँ इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांतों पर दर्शन शास्त्र का जोड़ रहा है। इसमें दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स और रोल्स शामिल हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि प्रेजेंट सोसाइटी का वर्णन यानी कि डिस्क्राइब करना, उनको एक्सप्लेन करना और आदेश देना एवोल्यूशन करके कि इसमें ये कमियां हैं और ये सुधार होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सोसाइटी एक आइडियल बन जाएगी। जैसे एक इंसान का एक आइडियल होता है ना कि वो उसका जैसा बनना चाहता है, सेम ये फिलोसफर भी चाहते हैं कि सोसाइटी ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, और ये इमेजिनेशन करते हैं। वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये इमेजिनेशन करते हैं। इसलिए इसको नॉर्मेटिव, फिलोसफिकल या मानकीय यानी कि मानकर चलने वाले सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर आदर्श पे जोर दिया जाता है, यानी कि ये सच्चाई की बात नहीं करते, ये फिलोसफी की बात करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल रूप से क्या अच्छा हो सकता है, राज्य को इस पृथ्वी पर व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए ताकि उसका जीवन अच्छा बन सके। थर्ड पॉइंट है आदर्शीय सिद्धांत राजनीतिक संपूर्णता यानी पॉलिटिकल होल की बात करता है, यानी कि पॉलिटिक्स में सभी कुछ शामिल है, जैसे वॉर यानी युद्ध हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम्स हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, वर्क क्लास यानी सोसाइटी में जितनी क्लास रहती है, एंड राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ आ जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। और इन सब के लिए जो सबसे अच्छा नियम है ये बोलते हैं कि इसको अपनाना चाहिए। इनका काम होता है इन सभी चीजों का सर्वश्रेष्ठ ढूंढना, सबसे सुप्रीम, सबसे अच्छा सोसाइटी के लिए जो हो सकता है, ये है नॉर्मेटिव का काम। ये बोलते हैं कि सभी चीजों का जो सबसे सर्वोत्तम है, जो सबसे अच्छा है, इसकी तलाश करना, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता नहीं है, बस कल्पना कर रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, ये इसका सबसे अच्छा साधन है। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः जो जोर देता है क्या होना चाहिए, ना कि क्या हो रहा है, इस पे बात नहीं करती है। इनकी चिंता इससे बिल्कुल भी नहीं है। इनकी चिंता क्या हो रहा है के प्रति कम है और क्या होना चाहिए के प्रति अधिक है, यानी स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, सहयोग, शांति, ये सबसे ज्यादा इसी की बात करते हैं। इनको लगता है कि सोसाइटी में सिर्फ मोरालिटी होना चाहिए और सब जगह शांति हो। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत आदेशात्मक है, ये आदेश देता है क्योंकि चीजों का ये मूल्यांकन करता है, उन चीजों से ये संतुष्ट नहीं है जो आज ये देख रहा है सोसाइटी के अंदर। इसलिए ये नॉर्मेटिव जो अप्रोच है, ये नजरिया है, ये सोसाइटी को बदलने की बात करता है। एंड आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है आदर्श राज्य। ये सपनों का राज्य बनाना चाहता है। सरकार का सबसे अच्छा रूप कौन सा हो सकता है कि डेमोक्रेसी, राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम, या एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र, कौन सा सबसे अच्छा शासन है और राजा सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये इनका सिद्धांत होता है, जिसको कहा जाता है आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट। और इसमें बात करते हैं कि सरकार का सबसे रूप अच्छा कौन सा है, अपने इसके ऊपर विचार देते हैं। एंड इसके बाद एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि अनुभवी। ये बोलते हैं सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है इसकी बात करो ना पहले, तो फैक्चुअल चीजों की बात करते हैं। इसमें शामिल है जॉर्ज कैटलिन के विचार। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर अभी जो हो रहा है फिलोसफिकल रूप से साइंटिफिक चीजों पे जोड़ दो। साइंस और तथ्यों यानी फैक्ट्स की बात करते हैं। इस अप्रोच के जो सपोर्टर है वो है चार्ल्स मरियम हो गए, हैरोल्ड लॉसवेल हो गए, एंड जॉन स्टुअर्ट ग्रेसोल हो गए, एंड राइस हो गए, डेविड स्टन हो गए। इनमें से 2-3 नाम आपको याद कर लेना जो आप याद कर सकते हो। तो इसमें किन बातों पर जोर दिया जाता है? सबसे पहला है राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। जितने भी पॉलिटिकल इंसिडेंट हो रहे हैं आसपास के घटनाओं में, उन्हीं को देखकर उनके बारे में बताता है कि भाई ये घटना है और ये घटना इसलिए हुई है, सुधार करना है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करते। ये सिंपल घटना को बता देते हैं, बाकी डिसीजन लेना काम सरकार का है। और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे भविष्यवाणी करते हैं, फालतू का कुछ नहीं कहते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, तो एक सब कुछ सेटिस्फाई है ही नहीं है। जैसे नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव सेटिस्फाइड है ही नहीं सोसाइटी के किसी भी नियम से, इसलिए वो क्या होना चाहिए इस पर ज्यादा बात करते हैं। इनका काम मूल्यांकन करना भी नहीं है और ना ही ये कोई आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच बनाना चाहता है। दूसरा क्या है, ये फैक्चुअल चीजों पे बात करते हैं। एंड तीसरा क्या है, ये राज्य के अध्ययन यानी कि ये सिर्फ स्टेट का स्टडी नहीं करते जैसे नॉर्मेटिव करता है, स्टेट ये है, स्टेट वो है, स्टेट सबसे सुप्रीम है, स्टेट के सबसे अच्छा क्या है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस की भी बात करते हैं। आखिर पॉलिटिक्स के अंदर ये जो भी प्रोसीजर होता है ये कैसा होता है, कमियां है तो उसकी बताते हैं, बट इनका विश्वास आलोचना करने में बिल्कुल भी नहीं होता। जहां जरूरत पड़ती है वहीं करते हैं। राज्य काम क्या करता है, राज्य के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, राज्य क्या है बस ये बताते हैं। एंड पांचवी ये इसके अंदर पावर्स की बात की जाती है, क्लास, वर्क
की बात की जाती है, एंड पॉलिसी मेकिंग की बात की जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम की और पॉलिटिकल कल्चर की। नॉर्मेटिव में सिर्फ स्टेट की बात की गई है, स्टेट और स्टेट को चलाने वाले गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स वगैरह हो गए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, और पार्लियामेंट यानी कि विधायिका संसद। ये बस इसकी बात करते हैं। बट जो एम्पिरिकल है ये पावर्स, क्लास, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी सब कुछ को ये शामिल कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा फैक्चुअल माना जाता है। तो 1960 के टाइम तक आते आते जो नॉर्मेटिव ये थोड़ा अधूरा फील होने लग गया। अब इसमें और चेंजेस हुए, तब से इसके अंदर भी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कही जाने लग गई। ये था हमारा एम्पिरिकल अप्रोच। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलगाव के विषय पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए। क्या ये विचार आज भी प्रासंगिक है? यानी कि डिस्कस मार्क्स व्यूज ऑन एलियनेशन, इज इट रिलेवेंट टुडे? आपको ये बताना है कि मार्क्स के द्वारा अपने व्यूज दिए गए हैं अलगाववाद के ऊपर, या मार्क्स के जो भी विचार रहे हैं उन सब के बारे में बताना आपको इस क्वेश्चन के आंसर में। मार्क्सिज्म क्या था, एंड इसको लेकर इस साल एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी कि अब तक का जो हिस्ट्री रहा है वो रहा है क्लास स्ट्रगल का। तो इसको लेकर बात करेंगे अभी हम। इससे पहले आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसके अंदर मानकीय रांति सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, नॉर्मेटिव, इसके ऊपर लास्ट ईयर में पेपर आया हुआ है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। चलिए हम समझते हैं कार्ल मार्क्स कौन था और इसने अपने क्या विचार दिए। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था और इसका जन्म 1818 में हुआ। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो अपने विचार दिए गए उसी को मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स एक इंसान था जो जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1848 के अंदर एक बुक रिलीज की गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर इसकी बुक आई दास कैपिटल, और इस बुक के अंदर अपने सारे थॉट्स दिया इसने, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या क्या कहा है अब हम ये देखेंगे। आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि 1750 से लेकर 1850 तक दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति। उद्योग यानी कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री में पैसा वही लगा सकता था इसके पास भरपूर पैसा था। अब इसने पैसा खूब लगाया, जो पैसा लगा रहा है वो मालिक बना, जो पैसा नहीं लगा रहा है वो लेबर यानी मजदूर बना। तो जो पहले ट्रेडिशन चला आ रहा था एग्रीकल्चर का, वही लोग अब शिफ्ट होते जा रहे थे मजदूर बनने पे। काम इतना था नहीं, अब मशीन आ गए। अब जो काम पहले हाथों से 100 दिन में होता था वही काम मशीनों से 2 दिन में हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स शिफ्ट हो रहे हैं लेबर्स में। पहले जो सामंतवाद हुआ करते थे, जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे, अब वो लैंडलॉर्ड्स ना होकर अब वो कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अमीर है और अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए, और यही अमीर गरीबों से काम करवाते, चाहे लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इनसे ये काम करवाते, इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया। इसने ये कहा कि भाई जो कैपिटलिस्ट है ना, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, और पैसे वाले इसलिए बन गए क्योंकि ये गरीबों का शोषण करते हैं। ये हमेशा से शोषण करते आए, क्योंकि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उत्पादन होता है, चीजें बनती है, मशीनें, इन सब के ऊपर कैपिटलिस्ट यानी बिजनेसमैन, पैसे वालों का ही कंट्रोल्ड है। इसलिए एक क्रांति लानी होगी हमें, जिसमें सभी फार्मर्स, लेबर्स, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब जगह एक इकट्ठे होंगे और आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन के बाद इन कैपिटलिस्टों की जो रिसोर्सेज है वो छीन लेंगे हम, और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स ये कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति लोग हैं, ये इसके अगेंस्ट में है। ये पूंजीपति को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जो क्लास बना हुआ है अमीर और गरीब का, ये क्लास को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इनका पहला मकसद है क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जहाँ पे कोई क्लास ना हो, वर्ग विहीन हो, अमीर गरीब सब एक साथ रह सके। और जिसको ये कैपिटलिस्ट कह रहे हैं उसको ये बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और जिसको ये लेबर क्लास कह रहे हैं उसको ये सर्वहारा वर्ग कहते हैं। बुर्जियस क्लास और सर्वहारा यानी प्रोलेटेरिएट क्लास। अब दूसरा इनका कॉन्सेप्ट आता है स्टेटलेस का। ये कहते हैं कि भाई देखो अमीर लोगों का, अब ये क्या कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं इनका ही हाथ रहता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट इनका साथ देता है, इसलिए स्टेट को ही खत्म कर दो, ताकि कैपिटलिस्ट भी खत्म हो जाए और स्टेट भी खत्म हो जाए, और जितने भी लेबर्स, फार्मर्स है, ये सारे एक जगह इकट्ठे हो, और अपने देश के अंदर सारे लेबर्स और फार्मर्स अपनी सरकार खुद चलाओ, यानी इतने कैपेबल हो जाए ताकि अपनी सरकार वो खुद चलाए। तो ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहता है। इसको कहा जाता है सोशलिज्म, जिसके अंदर क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा। इसके बाद देता है ये कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद का कॉन्सेप्ट, जिसमें स्टेट भी नहीं रहेगी। तो सोशलिज्म में सिर्फ क्लास खत्म होगी बट स्टेट रहेगी, और जब लोग अपना शासन खुद करना सीख जाएंगे, रूल खुद करना सीख जाएंगे, तो आएगा कम्युनिज्म, जिसमें स्टेट को भी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टेट अगर रह गया तो फिर अमीर लोग पैदा होंगे, और स्टेट और अमीर लोग मिल जाएंगे, फिर गरीबों का शोषण करेंगे। इसलिए अब चाहता है ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों चीज लाना चाहता है कार्ल मार्क्स। तो इसका पूरा सपना है पूरी दुनिया के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म लेकर आना, और ऐसा हुआ भी। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और वहां पे कम्युनिज्म आया। यानी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई एक अलग आइडियोलॉजी आती है कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद के रूप में, और दुनिया इससे चिंतित हो गई, क्योंकि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म की थी। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि स्टेट कम से कम काम करती है, और सारा काम प्राइवेट सेक्टर को करना होता है, बिजनेसमैन खुद अपना काम कर लेंगे, स्टेट का काम है बस लोगों को प्रोटेक्ट रखना। बट कम्युनिज्म इसके ठीक अपोजिट है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि सारा काम गवर्नमेंट करेगी, सरकार के कंट्रोल में सब कुछ रहेगा, वरना ये पूंजीपति लोग फिर से सारे धन इकट्ठा कर लेंगे और गरीबों का शोषण करेंगे। सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार संसाधनों को बांटेगी, अगर किसी को ज्यादा मिल गया तो उसको लेगी और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि किसी को ज्यादा भी ना मिले, वरना अमीर गरीब फिर से ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत है जो अभी आपको मैंने ब्रीफ में समझा दिया। एक क्वेश्चन में पूछा कि अलगाव की अवधारणा। अब ये अलगाव की अवधारणा क्या है, ये जो एलियनेशन का जो कंसेप्ट दिया गया है मार्क्स के द्वारा, ये आपको समझना है। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1844 में एक बुक निकाली गई या एक बुक पब्लिश की गई, और इस बुक का नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसोफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। और इस बुक के अंदर इसने अपना थ्योरी दिया है अलगाववाद का सिद्धांत, यानी कि एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है।
अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग होना, यानी कि दूर होना। अलग कैसे, क्या बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि कैपिटलिस्ट देश के अंदर जहाँ पे पूंजीपतियों का दबदबा होता है, हेजेमनी होता है, उस देश के अंदर लेबर्स और फार्मर्स की क्या कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है अलगाववाद। तो वर्ड्स को समझो। अलगाव, अलगाव मतलब होता है अलग होना। किस चीज से अलग होना? ये तीन चीजों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये लेबर्स और फार्मर्स से इतना काम करवाते हैं कैपिटलिस्ट वाले, और उनको मजदूरी भी कम देते हैं और इतना ज्यादा ये काम करवाते हैं। ये बोलता है कार्ल मार्क्स, अलगाव किस चीज से? सबसे पहले अपने आप से। आज के टाइम पे आप खुद जरा सोच के देखो, आज इंसान अपने ऊपर कितना टाइम देता है, फैमिली को कितना टाइम देता है, वो अपने आप को भी ये टाइम नहीं दे पा रहा है, पूरा कट गया अपने आप से, वो अपने आप से बात तक नहीं कर पा रहा। सुबह काम, शाम काम, रात काम, दिन काम, काम ही काम में बस इंसान लगा पड़ा है। तो पहला क्या है, इस कैपिटलिस्ट की दुनिया में इंसान अपने आप से कट चुका है। दूसरा क्या है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से। आप जरा खुद सोचो, जब आप बचपन में थे तो घर में एक साथ परिवार में बैठकर बातें क्या करते थे? रात में बेड पर बैठते थे, मम्मी पापा भाई बहन सभी बैठकर कुछ पुराने यादों को लेकर, घर की किसी कहानी को लेकर बड़ा मजा आता था, हंसा करते थे। बट आज की इस कमाई वाली दुनिया ने, गला काट प्रतिस्पर्धा ने, अमीर गरीब की खाई ने इतना बढ़ा दिया कि आज हम परिवार से भी कट गए हैं, फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाते। ये समाज ही ऐसा हो गया। कार्ल मार्क्स कह रहा है ये सारी बातें। एंड तीसरा है समाज से। आप जरा खुद सोचो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो भी आपके फ्रेंड्स रहे थे, कई बातें किया था भाई 12 तक, भाई जो मेरा अच्छा फ्रेंड है भाई, ये आपके फ्रेंड आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं अभी तक? आप जरा खुद बताओ, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी नहीं। किस्मत वाला होगा कि उसके पास एक फ्रेंड, दो फ्रेंड जुड़े भी होंगे। भाई मेरे तो नहीं, लोग जुड़े ही नहीं रहते। अगर कोई फ्रेंड कहने को है भी तो साल में मिलेंगे एक आध बार। भाई ऐसा कौन सा फ्रेंड है भाई साल में एक बार मिलेगा? क्या करे, घर की जिम्मेदारी है और कमाना है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में भला हो, इसलिए कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोगों ने अपने आप से, परिवार से और समाज से आप सबको काट दिया है। ये कहता है कार्ल मार्क्स। आया आपको समझ में अलगाववाद का सिद्धांत क्या है? एंड इसके बाद ये छोड़ देता है अपनी क्लास वर्ग यानी वर्ग संघर्ष। अब ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? हमने देखा है इसकी शुरुआत से ही सोसाइटी पूरी वर्ग संघर्ष की रही है, यानी कि रिच और पुअर के बीच में संघर्ष होता रहा है। अब इसको समझाता है कार्ल मार्क्स ये कैसे हो रहा है। देखो, जब धरती बनी थी तो उस टाइम पे सब कुछ इक्वल था, कोई स्टेट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, ना ही कोई वर्ग संघर्ष था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब मजे में रह रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई, जब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो कुछ लोगों को लगा भाई कि क्यों ना कुछ मैं अपने लिए आज बचा लूं ताकि उसको कल खा लूंगा मैं। तो मान लो उसने कुछ अपने पास रिसोर्सेज को बचा लिया, और जिसने नहीं बचाया, अब भाई उसके पास तो कुछ रहा नहीं, उसको खाने के लिए उसके पास जाना पड़ा जिसके पास रिसोर्सेज था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है स्टार्ट दास का, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसको स्लेव्स कहा जाता है, और दूसरा होता है स्वामी का, यानी जिसके पास रिसोर्सेज है। तो वर्ग संघर्ष की स्टार्टिंग सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है स्लेव्स एंड स्वामी, या आप कह सकते हो कि मालिक या ओनर, रिसोर्सेज का जो ओनर्स वगैरह है। याद करो किसी मूवी के अंदर आपने देखा होगा, एक स्वामी बैठा है, उसके पीछे पंखा हिलाने वाले दास वगैरह हैं खड़े। तो रिसोर्सेज पे इनका कब्जा हो गया, वो स्वामी बन गए। अब मान लो कहीं आम का पेड़ है, इसने सोचा भाई आज मेरा 2 आम से पेट भर जाएगा, मैं 2 आम खाऊंगा बस। अब किसी ने ये सोचा नहीं भाई 2 आम आज खा लेता हूँ और 2 आम मैं और एक्स्ट्रा तोड़ लेता हूँ, कल भी खा लूंगा मैं। तो जिसकी ये सोच रही कल की, उसने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया, और जिसने कुछ नहीं सोचा वो बेचारा गरीब रहेगा। इस वजह से दास और स्वामी सबसे पहला कैटेगरी था, और यहीं से इसको कहता है, इससे पहले का जो एज था वो प्रिमिटिव एज था, आदिम युग था। आदिम युग के अंदर सब लोग बराबर थे। आदिम युग का मतलब होता है दिमाग तो था आपके पास, लेकिन यूज कैसे करना होगा पता ही नहीं था। आदिम मतलब सब समान थे, सब इक्वल थे, ना कोई प्रॉपर्टी का लालच था, ना ही वर्ग था, ना ही क्लास था, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन था। प्रिमिटिव एज के अंदर कुछ भी नहीं था। बट प्रिमिटिव एज के बाद जैसे ही ये स्वामी और दास का कॉन्सेप्ट आया, स्लेव्स एंड ओनर्स का कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहला स्टेज है वर्ग संघर्ष का, यानी कि क्लास स्ट्रगल का। इसके बाद दूसरे कैटेगरी में क्या, अब यही स्वामी जमीनों के मालिक बनने लगे। इनको लगा भाई जमीन खाली है, भाई जमीन पे कब्जा कर लेता हूं भाई मैं। अब जमीन का मालिक बन गए, इसके लिए इनको कहा गया सामंत, यानी कि लैंडलॉर्ड्स कह सकते हो आप, या जमीनों के मालिक इनको कह लो। और जो जमीनों पे काम करने वाले बने वो कहलाए किसान, यानी कि फार्मर्स। तो दूसरा कैटेगरी बना किसान और सामंत, यानी कि फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स का, जमींदारों का, यानी कि सामंत का। सामंत को हम जमींदार भी कहते हैं। अब क्या हुआ, अब भाई जमींदारों को लगा भाई अब अपने ही देश में कब तक खेती करवाएंगे, क्यों ना इनको हम बाहर भी बेचे, बाहर भी बेचेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, अब आता है व्यापारी युग। अब यही जमींदार अब ये बन जाते हैं पूंजीपति। अब भाई ये अपना सामान और देशों में बेचने लग गए, यानी कि अब ये बन जाते हैं पूंजीपति। पहला जो कैटेगरी बना, जो क्लास वर्ग बना, क्लास स्ट्रगल हुआ यहाँ से, वो दास और स्वामी यानी कि स्लेव्स और ओनर्स के बीच में। इसके बाद आता है किसान यानी फार्मर्स और जमींदार जो सामंत हैं, जो जमीनों के मालिक हैं, लैंडलॉर्ड से वो किसान से खेती करवा रहे हैं। तो दूसरा कैटेगरी बना। तीसरा, जब व्यापार स्टार्ट हुआ, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, क्रॉप्स हो रहा था, इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इनको लगता है क्यों ना फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह अपनी खोले ताकि और देशों के अंदर सामान बेचें। तो अब यही जमींदार लोग पूंजीपति बन जाते हैं, यही किसान लोग अब फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं, ये बन जाते हैं यहाँ पे मजदूर। पहला दास नए रूप में किसान बनता है, किसान आगे चल के मजदूर बनता है, यही स्वामी आगे चल के जमींदार
जमींदार बनता है, लैंडलॉर्ड्स, और यही जमींदार आगे चल के पूंजीपति बनता है। ये रही तीन अवस्था। अब इसके बाद कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास में आप देखोगे तो बस ये नाम चेंज हो रहे हैं, क्लास स्ट्रगल चल रहा है अब तक। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आपको आया समझ में? क्योंकि पहला भी देखोगे तो क्लास स्ट्रगल हो रहा है दास स्वामी के बीच में, दूसरे में भी किसान और जमींदार के बीच में, तीसरे में मजदूर और पूंजीपति के बीच में। यानी कि बस नाम चेंज हो रहे हैं, काम वही है। ये लोग इनका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये इसका, और ये इसका शोषण कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कार्ल मार्क्स का रोल। कार्ल मार्क्स कहता है कि इसको खत्म करने के लिए फोर्थ पॉइंट में क्या लाना होगा? हमें लाना होगा समाजवाद। समाजवाद में क्या होगा? लोगों के पास जो योग्यता है वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उनको उसके नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा, ताकि उनके पास रिसोर्सेज इकट्ठा ना हो जाए। अब मान लो यहाँ पे 2 लोग हैं, इसके 4 बच्चे हैं और इसके 8 बच्चे हैं, तो जो भी काम करेगा, ये मान लो ये डॉक्टर है और ये लेबर है, तो जो भी काम करना चाहे, अब डॉक्टर की वाली काम करेगा, लेबर वाला काम करेगा, 8 बच्चे वाला भाई लेबर है। जो ये काम कर रहे हैं अपनी वो योग्यता के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो इनके पास एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए कैपेबल है। बट ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि भाई डॉक्टर है ये, और लेबर को पैसा कम मिलेगा क्योंकि ये लेबर है, ऐसा नहीं है। समाजवाद में क्या होगा? वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम करेगा और मिलेगा उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग। तो इसको 4 बच्चे के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसको 8 बच्चे के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर इसको ज्यादा दिया जाए और इसको कम दिया जाए तो ये तो फिर से गरीब रह जाएगा भाई, और ये तो अमीर बन जाएगा। सोसाइटी में फिर समानता कहां से आ जाएगी? समाजवाद का मतलब क्या है? समानता लेकर आना है। तो समाजवाद में क्या होगा? आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करोगे और नीड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ताकि इक्वलिटी आ सके। तो सोसाइटी में 3 चीज तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब कार्ल मार्क्स चाहता है कि सोसाइटी में समाजवाद आ जाए, ताकि लोग अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम करें और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले, ताकि समानता रहे समाज में। और जब समाजवाद आ जाएगा तो स्टेट का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो फार्मर्स है, जो लेबर्स है, ये सभी मिलकर पूंजीपतियों की जो भी संपत्ति है छीन लेंगे और इक्वली बांट देंगे। तो जो 5वां स्टेज आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा साम्यवाद का, जिसको हम कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अंदर स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा और लोग खुद शासन चलाएंगे। तो ये 5वें स्टेज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल है, और यही क्लास स्ट्रगल आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे क्लास स्ट्रगल समझाया है। बस आपको यही डायग्राम बना देना है जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम समझाया है, बस आपको एग्जाम में इसको अच्छे से बना देना है। एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवाद को लेकर आपका क्या मतलब है, यानी नारीवाद यानी फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं? देखो, फेमिनिज्म वही है जो महिला और पुरुषों में समानता की बात करते हैं, और इनके द्वारा कहा जाता है कि निजीहीन राजनीति है, यानी कि प्राइवेट ही पॉलिटिक्स है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ये इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि समाज से नहीं, हमें मेन दिक्कत हमें अपने घर से ही होती है। क्योंकि जब एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, उनको अपने घर से सताया जाता है, तो कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि उनको औरत बना दिया जाता है। यह कहा है सोमोंदी बुआ ने, ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, और इसको ही क्वेश्चन बना दिया गया है। क्योंकि एक औरत के ऊपर प्रताड़ित करना, एक औरत को टॉर्चर करना और इक्वालिटी का ट्रीटमेंट ना करना उनके साथ, पैट्रियार्की सिस्टम के तहत मेल डोमिनेंस सोसाइटी का होना, मेल यानी कि पिता की संपत्ति पे बेटों का अधिकार होना, महिलाओं का प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स ना होना, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं, जेंडर इक्वालिटी लाना चाहते हैं। ये तो आपको इस पे पूरा बताना है। निजी ही राजनीति है कॉन्सेप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है ये, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मैंने कई बार इसको बताया अपनी वीडियोस के अंदर। तो ब्रीफली में आपको मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप इसको लिख पाओ, और मैंने इन सबकी वीडियोस बनाई है ऑलरेडी, तो आपको फिर से बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उन वीडियोस को आपको देखना है। 6th क्वेश्चन क्या है? उदारवाद के उदय और विकास के पर प्रकाश डालिए, डिस्कस द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। देखो, जैसे मार्क्सिज्म आया, वो खुद लाना चाहता है सोसाइटी में चेंजेस, ये मार्क्सिज्म लिबरलिज्म का अपोज करके ही आया था, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो उदारवाद का ही एक रूप है, एक नया नाम कह सकते हो आप। उदारवाद लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, और ये कैपिटलिज्म की बात करता है। ये बोलता है जनता के अकॉर्डिंग राज्य चलेगा, और ये चाहता है कि देश में लोकतंत्र हो, और इसी के अकॉर्डिंग इसके जो 5 सेंट्रल पॉइंट है। अब उदारवाद का राइज कैसे हुआ, इसके भी पॉइंट है। जब पुनर्जागरण काल आया, जब लोग मध्यकाल से निकलकर आधुनिक काल में आए, तो उस टाइम पे लोगों के पास राइट्स को लेकर वो अवेयर नहीं थे, तो लोगों को अवेयरनेस फैलाया गया, इसलिए उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। लोगों को फिर से जगाया गया, यहाँ पे धर्म में सुधार किया गया एंड रिलीजन में रिफॉर्म किया गया। चर्च सबसे पहले ऊपर हुआ करता था, और चर्च जो कहता था वही पॉलिटिक्स में होता था, राजा वही करता था। तो चर्च और पॉलिटिक्स यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो पहले एक हुआ करते थे, अब इनको अलग कर दिया गया। तो ये था धर्म में सुधार होना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है, इनके राइज के बाद उदारवाद का राइज होता है। और उदारवाद व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, इसके राइट्स की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, उनकी ऑटोनोमस की बात करता है। तो लिबर्टी इसका सेंटर पॉइंट है, लिबर्टी। एंड एक व्यक्ति को विवेकपूर्ण मानता है, व्यक्ति के अंदर दिमाग होता है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये जानता है, इसलिए व्यक्ति को अपने ऊपर छोड़ दो। ये कहता है कि एक स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए। और मार्क्सवाद क्या कहता है, कार्ल मार्क्स, कि एक स्टेट को ही सारा काम करना चाहिए, और जब स्टेट इक्वालिटी ला दे, सब पूंजीपति को खत्म कर दे, दैट मींस उनके रिसोर्सेज को ले ले, तो स्टेट को भी खत्म कर देना चाहिए। बट जो लिबरलिज्म है, ये क्या कहता है, ये लिबरल की बात करता है, ये लिबर्टी की बात करता है। स्टेट मिनिमम वर्क करेगा ताकि लोग लिबर्टी के साथ जी सके। अगर स्टेट को कानून बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो लिबर्टी है वो कम से कम वो मिनिमम हो जाएगी, इसलिए ये बोलता है कि स्टेट कम से कम काम करे। ये इक्वालिटी की बात करता है, ये लोगों को इक्वालिटी देना चाहिए, और सही सुनता है यानी कि टॉलरेंस की बात करता है कि हमें अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान करना चाहिए। तो ये इसका मेन सेंटर पॉइंट है, ये आपको बताना है। इसके फीचर्स भी आप कह सको। तो इन
सब चीजों की ये बात करता है। एंड इसके बाद 7th क्वेश्चन, राजनीतिक समुदाय राजनीतिक दायित्व की धारणा है, यानी कि राइट एन एसे ऑन द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसके अंदर बात की जाती है कि राज्य का पालन करना क्या हमारा राजनीतिक दायित्व है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमारा है। राज्य कौन है जिसकी हम बातों को माने? देखो, राज्य को बनाया किसने? जब कोई स्टेट नहीं हुआ करता था तो सभी लोग मिलकर एक साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा, जिसके पास ताकत थी, तो वो दूसरे लोगों को मानने लग जाते थे भाई, क्योंकि कोई स्टेट गवर्नमेंट रूल्स तो था ही नहीं। तो लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उन्होंने अपनी सहमति एक ऐसे इंसान को सौंप दी कि भाई देखो, हमारा लीडर है, तेरा काम है हम सब के लिए कानून बनाना, रेगुलेट करना। और इसी इंसान को राजा कहा गया, और यही इंसान बना राजा, और राजा के अंडर में जो लोग रहने लग गए, ये बन गया एक बाउंड्री वाला राज्य। इस तरीके से राज्य को चलाने वाला राजा, और राजा के द्वारा जो नियम बनाए गए, ये नियम सबको फॉलो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने मिलकर ही सहमति दी है इस राज्य को, इस राजा को कानून बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फॉलो नहीं भी करते हैं किसी नियम और कानून का, देश डिसिप्लिन के साथ चल नहीं पाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, वो कमजोर को मारेगा, वो तो भाई हिला देगा उसको। तो इसलिए जरूरी है डिसिप्लिन होना, कानून का होना, और रूल ऑफ लॉ का होना। ये सारी बातों को बताना। डिबेट का इशू है ये, आप अपने विचार लिखिए दवा के इसमें, राज्य कानून हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। राज्य कभी अत्याचार भी तो हो सकता है, तो अत्याचारी होगा तो जनता को अधिकार है कि वो आंदोलन करे, और जो राज्य की सरकार है उसको हटा दे। गवर्नमेंट को वो हटा भी तो सकती है। तो राज्य में रहने वाले लोगों के पास ये पूरा पॉलिटिकल राइट है उनके पास। एंड 8th क्वेश्चन क्या है? रूढ़िवाद के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक विकास, कंजर्वेटिज्म के आपको डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? जो ये बताता है कि आज जो सोसाइटी में नियम वगैरह हैं, चेंजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हजारों सालों से जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो हजारों साल पहले हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बनाया, ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने बनाया है ये, तो इसलिए ये सही है। और ये चाहते हैं कि कोई नया चेंजेस ना हो, और जो इमीडिएटली चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये उसके अगेंस्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है कंजर्वेटिज्म, जो कि कस्टम्स की बात करते हैं और परंपराओं की बात करते हैं। मानव जो है उसके पास पूरी शक्ति है, वो सच क्या है गलत क्या है वो जानता है, इसलिए इन सब की बात करते हैं। और ये कंजर्वेटिज्म इन सब के सपोर्ट करते हुए ट्रेडिशन को फॉलो करने की बात करता है, ट्रेडिशन में चेंज करने की बात ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी हो गया, और ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एंड में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट नोट्स आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। फर्स्ट शॉर्ट नोट्स, राजनीतिक सिद्धांत का उत्तर आधुनिक उपागम। जब सोसाइटी एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, ये बात करता है एजुकेशन की, रिलीजन की, एंड कल्चर की, ये इन सब की बात करता है। सोसाइटी में वास्तविकता क्या है यार, रियलिटी क्या है, एंड रेवोल्यूशन में क्रांति लाना। आप मान लो अत्याचार हो रहा है तो उसकी भरपाई भी तो करनी होगी। सच्चाई क्या है, लैंग्वेज की बात करता है। तो ये हो गया मॉडर्न तरीका, जो मॉडर्न कल्चर है हमारा, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटी का। नेक्स्ट है राज्य की अराजकतावादी आंदोलन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको अनार्किस्ट कहा जाता है। अनार्किस्ट क्या करते हैं? ये स्टेट को सपोर्ट नहीं करते, ये चाहते हैं स्टेट को खत्म कर देना, क्योंकि स्टेट लोगों के लिबर्टी में खतरा पैदा करता है। मार्क्सवाद भी ऐसे चाहता है, लेकिन कार्ल मार्क्स चाहता है क्रांति करके, चाहे खून खराबा क्यों ना करना पड़े। लेकिन अराजकतावादी बस राज्य का सपोर्ट नहीं करते, ये बोलते हैं कि राज्य काम ना करे, अराजकता हो, यानी कि लोग खुद अपना शासन चलाएंगे, इसलिए बस ये क्रांति की बात नहीं करते। इसलिए छोटा सा इनमें डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना। एंड इसके बाद आता है राजनीतिक सिद्धांत का रूढ़िवादी उपागम, यानी कि कंजर्वेटिज्म, जो अभी आपको मैंने बताया। एंड अब हम एक बार देख लेते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन तो हो गए, उदारवाद भी हो गया हमारा, क्रिटिकल एग्जामिन द बेसिक फीचर्स ऑफ द लिबरलिज्म, एंड अराजकतावाद भी हमने देख लिया यहाँ पे, आज रिलेवेंट है या नहीं। एंड निजी ही राजनीति है, प्राइवेट ही पॉलिटिक्स है, जो महिलाओं की हमने बात करी कि डोमेस्टिक वोलेंस उनके घर से स्टार्ट होती है, घर में उनके ऊपर राजनीति किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सरकार, राज्य, समाज आता है, क्योंकि उनको टॉर्चर करना तो उनको घर से स्टार्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि कम से कम उनके घर में तो राजनीति ना हो, घर में तो उनके ऊपर कम से कम जोर जबरदस्ती ना हो, उनकी बातों को सुना जाए, मेजोरिटी के द्वारा उनको दबाया ना जाए। एंड 7 पॉइंट है अनुदारवाद। अनुदारवाद को रूढ़िवाद भी कहा जाता है। कभी भी वर्ड चेंज होकर आए हिंदी में तो ध्यान रखना, इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कंजर्वेटिज्म को सिर्फ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, इसका दूसरा वर्ड नहीं है। हिंदी में रूढ़िवाद, अनुदारवाद, परंपरावाद, कई सारे नाम से आपको पुकारा जाता है, कंफ्यूज मत होना। एंड 8th क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म, जो एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो आज के टाइम पे आई हुई है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आज ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी जुड़ गए हैं। एंड राज्य के प्रति आज हमारी बाध्यता है, हम राज्य की बातों को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने ही राज्य को बनाया है, और राज्य की बातों को नहीं मानेंगे तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, तो डिसिप्लिन तो चल नहीं पाएगा। रूल जरूरी है, रेगुलेशन जरूरी है। एंड जेंडर पे डिबेट होना, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअल। व्यक्तिवाद के क्वेश्चन में आपको लिबरलिज्म के बारे में बताना है। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या रिलेवेंस है आज? बिल्कुल रिलेवेंस है आज भी हम अपने उन थिंकर्स की बातों को पढ़ते हैं, आज हम उनको कहीं ना कहीं चीजों इंप्लीमेंट करते हैं, बट आज उतना रिलेवेंस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एकेडमिक्स लेवल पे है, आज सिर्फ इसको पढ़ाया जाता है, सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी आज कहीं पे इंप्लीमेंट हुई नहीं हुई तो वो फेल हो गई। 1991 के अंदर रशिया का यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया। कैपिटलिज्म, अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो जीत गई। एंड नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है वो है अनुभव मूलक यानी कि एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो जितने भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बताए, ये लास्ट ईयर के पेपर बताए, और अभी जो आपको मैंने अपने नोट्स में से बताए, इस सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। एक बार आप इस वीडियो को देख लेने के बाद आप एक बार इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, हल्के में आप इसको पढ़ लेना, और जो मैंने आपको वीडियो बताया है इन सभी वीडियोस को आपको देख कर जाना है, आसानी से पास होगे और 100% आएंगे आपके 70 to 80% मार्क्स। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए इनके फॉर्मेट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखने के लिए मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखी है इनको
हल्के में देख लीजिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एंड इस सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड जो भी नोट्स चाहिए आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है, वाई नाउ पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। इस नोट्स में वही लिमिटेड क्वेश्चन है इजी लैंग्वेज में विद प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पे आती रहती है और आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाते रहती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।